पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब क्या है कि इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन भी होता है और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, यानी इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इंडस्ट्रीज़ के वजह से। ऑल्दो इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। लेकिन जहाँ पे इसका एडवांटेज है वहीं पे साथ साथ में इसका डिसएडवांटेजेस भी है इन्वायरमेंट को लेकर के। दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, मतलब जो भी इन्होंने किया है, ये जो पोल्यूशन हुआ है लैंड, वाटर, एयर का, नॉइज़, और इससे इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हुआ है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखो, इंडस्ट्री से 4 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? एयर, वाटर, लैंड और नॉइज़ पॉल्यूशन। ये 4 तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं, चारों इससे होते हैं। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल गैसेस जो बढ़ जा रहे हैं वो एयर पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इंडस्ट्रीज़ की वजह से होते हैं। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। अब ये क्या है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि ये सब जो भी छोड़ देते हैं इंडस्ट्री से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स एयर के फॉर्म में वो लोग छोड़ देते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, जैसे कि डस्ट, स्प्रे, मिस्ट और स्मोक, धुआं वगैरह जो होता है, वो सब जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डाल रहा है। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, brick kilns, refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms। अब देखो, स्मोक जो धुआं होता है वो कहाँ पे होता है प्रोड्यूस, किस फैक्ट्रीज़ में मोस्टली होता है? तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं और पेपर फैक्ट्रीज़, पेपर की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे केमिकल वाले में, और ब्रिक के किन्स होते हैं जो फर्नेसेस टाइप के होते हैं उनमें से होता है। रिफाइनरीज जो होती हैं और स्मेल्टिंग प्लांट्स वगैरह जो होते हैं जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, बड़ी या छोटी फैक्ट्रीज सब में जिनमें फॉसिल फ्यूल्स जहाँ पे बर्न होते हैं वहाँ पे ये स्मोक प्रोड्यूस होता है, जो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ये जो टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसें होती हैं, ये जो निकलती हैं इंडस्ट्री से, ये बहुत ज़्यादा ही हजार्डस, हेल्थ हजार्डस होती हैं और इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट होता है। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड? एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड द एटमॉस्फेयर एज होल। अब एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उससे क्या हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, उसमें बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस पूरी फैल गई थी और अभी भी वहाँ पे जो लोग, मतलब जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, सबको ही ख़राब करता है और पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे वहाँ के इकोसिस्टम को ही ख़राब करता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ही क्या, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इनफैक्ट एयर पोल्यूशन करती हैं, ठीक है, मतलब अनडिज़ायरेबल गैसेस वो रिलीज़ करती हैं जिससे कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है। अब बात आती है वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। वाटर पोल्यूशन जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और एफ्लुएंट्स जो रिवर्स में डायरेक्ट इंडस्ट्रीज जो डिस्चार्ज करती है ना, उसके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस regard are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. into the water bodies। इनके लिए मेन कल्प्रिट्स कौन से हैं, मतलब मेनली कौन सी इंडस्ट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए? पेपर इंडस्ट्रीज, पल्प की, केमिकल्स की, टेक्सटाइल और डाइंग, कलरिंग वाली जो होती है ये डाई वगैरह छोड़ती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ केमिकल छोड़ती हैं, ठीक है, फिर पेट्रोलियम वगैरह जो ऑयल्स छोड़ती हैं, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, मर्करी और लेड, ये सब पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब छोड़ते हैं वाटर में, ठीक है। फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। मेजर सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो फ्लाई ऐश,
फॉस्फो, जिप्सम और आयरन और स्टील के जो स्लैग्स होते हैं ना, वो मेजर सॉलिड वेस्ट होते हैं। तो अब ये क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो जाते हैं, वेस्ट जो जाते हैं रिवर में, इससे क्या होता है, इससे ये रिवर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, जिससे कि फिर वो वाटर पल्यूट हो जाता है और वाटर को ड्रिंक करने से या कंज्यूम करने से फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा ये इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट करता है। अब पढ़ते हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्मल यानी कि हीट। ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये वाटर में होता है व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। मतलब ठंडा करने से पहले अगर हम गर्म पानी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हॉट वाटर यूज़ किया जाता, मतलब ठंडा पानी यूज़ किया जाता है, तो जो बाकी जो वेस्टेज रहता है वो बहुत ही हॉट वाटर के फॉर्म में रहता है। तो हॉट वाटर अगर पानी में, पॉन्ड्स में, रिवर्स पॉन्ड्स में जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्टेड होता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कॉजिंग कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। और थर्मल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिजेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कैंसर एक बहुत ही जो खतरनाक बीमारी है वो होती है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होने लगते हैं। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल और वाटर पोल्यूशन तो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूट होगा तो फिर वो पास के पानी में, मतलब पास का सॉइल उसे एब्जॉर्व करेगा, फिर उसमें से प्लांट्स ग्रो होंगे, फिर उसे फूड चेन में वो जाएगा और फिर वो सबको अफेक्ट करता है। ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। मतलब अब ये जो वेस्ट डालते हैं, जैसे ग्लास डाल दिए, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स, सॉल्ट्स वगैरह डाल दिए, इससे क्या होता है, सॉइल जो होता है उस पर बहुत बैडली अफेक्ट पड़ता है। रेन वाटर पर्कुलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। फिर रेन वाटर जो रहता है वो सॉइल में जाता है और फिर उसमें भर जाता है, और ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से थर्मल पोल्यूशन जो होता है, मतलब कि गर्म पानी जो डिस्चार्ज होता है उसके वजह से होता है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है बैडली। अब बात आती है नॉइज़ पोल्यूशन की। नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब मान लो कहीं पे आप रहते हैं, वहीं पे पास में चौराहा है, वहाँ पे लगातार मतलब इंडस्ट्री है, वहाँ पे लगातार आवाज़ें आ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो उससे क्या होता है कि उससे केवल इरिटेशन और गुस्सा नहीं आता है, उससे कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, बीपी में ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम हो सकती है और भी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इससे इरिटेशन होता है, जो मतलब साउंड आपको नहीं, जो अनप्लीजेंट साउंड होती है उससे क्या होता है, इरिटेशन होता है और स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड जनरेटर्स, सॉज एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। अब यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। अब अगर हम बात किया जाए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होता है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो वो देखते हैं। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय एन इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब बहुत ज़्यादा हर लीटर, मतलब जो वेस्ट वाटर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर में वो पल्यूट होता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। अब इसे कम कैसे किया जाए, कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 or more सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब जो यूज्ड वाटर है उसे रिसाइकिल और रीयूज़ करना चाहिए, यानी कि वाटर अगर यूज़ हो गया तो फिर से उसे फिल्टर करके फिर से उसे रीयूज़ और रिसाइकिल करना चाहिए। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि वाटर रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल हो सकें। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अब हॉट वाटर और एफ्लुएंट्स जो हैं, जिन्हें डायरेक्ट रिलीज़ कर दिया जाता है, उन्हें पहले उनके लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए उनकी। वो कैसे हो सकती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है थर्मल पोल्यूशन के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये मैकेनिकल मीन्स से होती है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग,
फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये जो मैकेनिकल तरीके हैं उन सब चीज़ों से होती हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे कि सेडिमेंटेशन हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, ग्राइंड कर दिया गया, ये सब। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और टर्शियरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों प्रोसेसेस से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वेस्ट वाटर को रिसाइकिल किया जाता है, यानी कि जो ट्रीटमेंट होती है हॉट वाटर वगैरह के लिए, उसके लिए प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है, ठीक है। प्राइमरी में मैकेनिकल मीन्स होते हैं ग्राइंडिंग वगैरह, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू किया जाता है और टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों यूज़ किया जाता है। अब देखो, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। अब इन सब प्रॉब्लम्स के साथ एक ग्राउंड वाटर को भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है, क्या कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर ये लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ द्वारा यूज़ किया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। क्या होता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है एयर में, वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, फैक्ट्रीज़ में, मतलब जो फैक्ट्रीज़ के फर्नेसेस वगैरह होते हैं उस पर स्मोक स्टैक्स लगा करके, यानी कि उसे फिल्टर करके जो स्मोक निकल रहा है वो फिल्टर हो जाए। और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, यानी कि वो पर्टिकुलरली जो हार्मफुल गैसेस हैं उसी को केवल वो मतलब उसे नीचे ही रख ले और बाकी जो गैस है वो चला जाए, ठीक है। फैब्रिक फिल्टर्स, यानी कि कपड़ा लगा दिया जाता है जिससे कि वो फिल्टर हो जाए। स्क्रबर्स लगाए जाते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। इनर्शियल सेपरेटर क्या होता है, यानी कि वो बहुत ही ट्विस्टिंग लगा दिया जाता है जिससे कि ट्विस्ट होते होते वो जब जाएगा तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं वो उसी पे रह जाते हैं और बाकी जो गैस फ्रीली होती है, लाइट गैसेस, वो निकल जाती हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। अब जो स्मोक्स है उसे कैसे कम किया जा सकता है, मतलब कोल के जगह पे, कोयले से ही स्मोक प्रोड्यूस होता है, अब उसके जगह पे ऑयल या गैस अगर हम यूज़ करेंगे तो स्मोक जो होगा वो रिड्यूस होगा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। अब मशीनरी और इक्विपमेंट्स जो हैं उन सब जनरेटर्स वगैरह जो हैं उनमें क्या किया जा सकता है, उसमें अगर साइलेंसर्स लगा दिया जाए तो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़। उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए अपग्रेड करते रहना चाहिए मशीन्स को और नॉइज़ कम उससे होगी। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। अब पहले क्या होता था कि ईयर प्लग्स दे दिए जाते थे जो वर्कर्स थे, तो केवल उन्हीं लोग को ना सेफ्टी मिलती थी, लेकिन अब क्या करना चाहिए, नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल अगर आप लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि नॉइज़ जो होगी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं एनटीपीसी शोज द वे। एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। एक पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है एनटीपीसी। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से इसे ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है। और ये क्या कहते हैं कि द कॉरपोरेशन हैज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेज वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू। ये जो एनटीपीसी है ये क्या बताता है कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, पावर प्लांट सेटअप होते हैं, वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसे सेव किया जाए, ये बताता है। अब देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट। ये मतलब ये ऐसा एडवाइस देता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक जितनी की ज़रूरत हो जितने इक्विपमेंट्स की उतना ही इक्विपमेंट्स की यूज़ करना चाहिए और लेटेस्ट टेक्निक्स और अपग्रेड करते रहना चाहिए हमारे इक्विपमेंट्स को। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, मतलब ये जो ऐश वगैरह प्रोड्यूस होता है तो उसे यूटिलाइज हमें करना चाहिए और वेस्ट हमें कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर अफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें ट्रीज प्लांट करते रहना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करते रहना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहे।